आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आनंद धारा न्यूज। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अखंड भारत मिशन के संस्थापक व उत्तर प्रदेश युवा नेता के प्रचारक के रूप में उनकी पहचान है। उनका नाम है श्री अश्विनी शर्मा जी। और आज हम उनसे कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक पहलुओं पे कुछ हम प्रश्न हम उनसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले आनंद धारा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, आप जैसे सामाजिक जो है कार्यकलापों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आपकी समाज में भी बहुत अच्छी छवि है समाज सेवा को लेकर के, और एक राजनेता के रूप में भी आपकी जो है आपके विचार समय समय पर जो है मीडिया के माध्यम से हमें मिलते रहे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि समाज की सेवा करने की जो प्रेरणा थी, और एक आपने एक संस्था का भी जो है निर्माण किया है, तो ये प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे और कैसे आपको जो है इसमें आने के लिए इच्छा जागी? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक प्रतिज्ञित और प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ, और जो भी प्रेरणा मुझे मिली, जो भी मैं कर पा रहा हूँ आज समाज के लिए, वो उन्हीं की प्रेरणा से कर पा रहा हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से एक संगठन मेरे बनाने का मन किया, मेरा विचार में आया। अखंड भारत मिशन के नाम से एक मैंने संस्था का स्थापना की है, जो कि समाज के विभिन्न प्रकल्पों में समाज के लिए काम कर रही है। इस संगठन की अवधारणा ये थी और ये है कि सभी वर्ण, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदायों को जोड़ करके एक अखंड भारत का सपना देखा जाए, हमारा देश अखंड हो पाए। और जो एक ये भारत को एक भौगोलिक भाग नहीं है, ये एक आत्मा है, और इस आत्मा के साथ हम लोग जुड़ पाए। इस विचारधारा के साथ में संस्था की स्थापना की गई। अब उसके बाद में समाज सेवा करते करते समाज में कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी जहां पर ऐसा लगा कि अब समय ये है कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सक्रिय रूप से सही समय पे युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो जो नेपाल में जो स्थिति हुई थी अभी कुछ समय पहले, वो स्थिति हमारे देश में ना आ जाए। क्योंकि हमारे देश में राजनीति आजकल हर कोई राजनीतिक दल किसी न किसी जाति संप्रदाय के इर्द गिर्द राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके पास में वो मुद्दे नहीं है जो आम आदमी के मुद्दे हैं। एक आम आदमी चाहे कितने भी पैसे कमा रहा हो, वो चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, और उनका ध्यान इस चीज से भटका रहता है कि वास्तव में आम आदमी इस बात को जानता ही नहीं है कि उसकी वास्तविकता क्या है। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जो 12,000, 15,000, 20,000, कुछ जगहों पे 50,000 तक वो पैसे दे रहा है, तब भी वो अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है। ये असली मुद्दा है। ये शिक्षा की जो कालाबाजारी है, ऐसे मुद्दों की को लेकर के हम लोग राजनीति में मेरा आने का विचार हुआ। तो समाज सेवा से राजनीति तक का सफर इस तरह से चल रहा है, और राजनीति भी समाज के लिए करनी है, अपने लिए करने की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, ये हमारा एक प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि नीट के एग्जाम में जिस तरह से स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और ये कैसे इसका निराकरण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति की जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक इस तरह की चीजों पर लगाम नहीं लग पाएगी। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों के साथ में जो हुआ है, वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अभी हम देखेंगे, हम नीट की बात कर रहे हैं, अभी आप बिहार में देखिए, बिहार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार जी। अगर आप उनके स्वास्थ्य को देखेंगे, उसके बाद में आप ये देखें कि उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया एक प्रदेश का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो व्यक्ति 2024 में भी पेपर लीक करा चुके हैं, उनके नेतृत्व में लीक हो चुका है। अब वो फिर दोबारा उन्होंने लीक किया है। लाखों बच्चों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं वो साल दर साल। उसके पहले अभी कुछ दिन पहले यूजीसी एक्ट जैसा एक कैसा कानून बना जो किसी ने मांगा भी नहीं था। एक दुर्भावनापूर्ण कानून उन्होंने बनाया, जबकि मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि ये शायद उनकी मानसिक विक्षिप्तता का कारण है कि वो ऐसा कानून बना पाए। उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई उसी समय पर हो जानी चाहिए। 2024 में कार्रवाई अगर उनके ऊपर हो जाती, उनको उनके पद से हटा दिया जाता, या उनको नैतिकता के आधार पर वो रिजाइन डाल देते, तो आज शायद ये नीट का पेपर दोबारा लीक ना हो पाता। नीट का
एग्जाम जो हुआ है, इसका जो पेपर लीक हुआ है, इसमें अभी एक लेटेस्ट न्यूज है कि ये एग्जाम रद्द होने के कारण एक लड़के ने खुदकशी कर ली। जी। तो अगर इस तरह के स्कैम होंगे और यूथ जो है, युवा जो है, इस तरह के जो है प्रयास करेगा खुदकशी के, तो आगे युवाओं का भविष्य क्या होगा एजुकेशन क्षेत्र में? देखिए, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, संयमित भाषा में बोलना पड़ेगा मुझे। जी। इच्छा नहीं है मेरी बिल्कुल इस विषय पे बोलने के लिए संयमित भाषा में, भी बोलना पड़ रहा है। ये जो हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी है, इनके ऊपर पूरी जवाबदेही आनी चाहिए। इनके खातों की जांच होनी चाहिए, इनके परिवार के खातों की जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी एक पंजाब के नेता के ऊपर ईडी का छापा डाला गया था, तुरंत उसने पार्टी बदल करके अपने सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर चला गया हुआ व्यक्ति, उसी तरीके से इनके ऊपर भी जांच आनी चाहिए, इनके भी ऊपर छापा पड़ना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये लीक हो कैसे रहा है, इनकी मर्जी के बिना लीक कैसे हो रहा है। अभी मैं सुबह ही आज एक बयान देख रहा था, इनका स्टेटमेंट देख रहा था कि इन्होंने कहा है कि एनटीए जो है बड़ी सुरक्षित और सक्षम हाथों में है। ऐसे सक्षम हाथों में है जो साल दर साल पेपर को लीक कराती घूम रही है। अगर एक मंत्री की जवाबदेही हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को फांसी लगानी पड़ रही है, तो ऐसे नेता का होने की आवश्यकता है क्या? हमें समझ नहीं आ पा रही कि ऐसे नेताओं की आवश्यकता क्या है। यूजीसी एक्ट को आप देखिए, यूजीसी एक्ट इन्होंने बनाया, क्या सोच के बनाया? किसी ने मांगा भी नहीं था, आवश्यकता भी नहीं थी। एक बड़े समुदाय को इन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, अपमानित महसूस करा दिया। ऐसे नेताओं की आवश्यकता कहां है? हमारे पास में स्वास्थ्य मंत्री का, हम अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि नीट की एक छात्रा के साथ में गलत चीजों में उनका नाम जोड़ा गया है, आया है, और तुरंत वो हम देखते हैं कि बड़ा राजनीतिक बदलाव बिहार की सरकार के अंदर आ जाता है। अगर इन मुद्दों पे जनता बात नहीं करेगी, अब बात नहीं करेगी, तो भविष्य में जब बात करेगी, जब युवा जागेगा, तो नेपाल वाली स्थिति देश के अंदर ना हो जाए। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति के पीछे हमें चलना है, हमें झंडा लेकर चलना चाहिए, लेकिन भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत करा तो गलत का गलत हमें बोलने की आवश्यकता है, बोलना ही चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि इसमें जो यूजीसी के जो रूल्स हैं, जो कानून है, इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लीजिए, जिससे किसी भी पक्ष को किसी भी तरह का जो है उत्पीड़न ना झेलना पड़े। इन्होंने क्या काम करा कि उस यूजीसी में इस तरह की क्लोज डाल दिए, जिससे एक वर्ग जो स्वर्ण वर्ग है, स्वर्ण जाति का, वो और प्रताड़ित होने लगे। तो ये चीज इतनी गलत है, तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए कि भी इस तरह की जो है ये चीजें ना हो समाज के अंदर, युवा में जो है आपस में मतभेद ना हो किसी तरह का, वो एक साथ अपना रह सके। देखिए, मेरे मित्र हैं, सभी जाति, सभी वर्ण, सभी संप्रदायों में है, सबसे मेरी बात होती है इस मुद्दे पे। किसी को इस बिल की आवश्यकता नहीं थी जी, ठीक है। मैंने अपने ओबीसी से जुड़े हुए कुछ दोस्तों से बात की, भाई तुम्हारी प्रताड़ना हो रही है कि तुम्हें आवश्यकता है क्या इस बिल की? उन्हें कौन कर देगा? हमारी प्रताड़ना जा करके तो दिखाए जरा, ठीक है। तो इस बिल की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं थी, नहीं किसी का प्रताड़ना हो रही है। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें सभी जाति, सभी वर्ण, ये मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हर जाति के व्यक्ति से बात कह रहा हूँ कि आपके नेता आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बिना कुछ करे, बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य, बिना रोजगार, बिना टैक्स पेयर के मुद्दों पे काम करे, बिना खिलाड़ियों के मुद्दों पे काम किए, ये लोग वोट ले रहे हैं आपसे। किस बात पे? सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ जाति के नाम पर। इसीलिए यूजीसी कानून बनाया गया, इसीलिए SC ST एक्ट बनाया गया, इसलिए रिजर्वेशन बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, आपने यूजीसी एक्ट पे बात की है, मैं आपको इसी से जुड़ता हुआ एक विषय बता दूं, रिजर्वेशन। आज के डेट में लोग बात करें, हम कहते हैं जितना रिजर्वेशन है उसको, रिजर्वेशन को डबल कर दो, लेकिन दो उस व्यक्ति को जिसको जरूरत है, एक ही परिवार के, एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन लेते आ रहे हैं, उससे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या लाभ होने वाला है? कोई हमें इस बात को समझा दे। मुझे समझ में नहीं, शायद हो सकता है मैं थोड़ा अनपढ़ हूं इस बारे में, मेरी बुद्धि थोड़ी कम हो इसको समझने में। हमें ये बात देखना चाहिए, अगर SC ST कम्युनिटी की हम लोग बात करें, एक परिवार का व्यक्ति IAS IPS बन गया, उससे पहले उस घर में डॉक्टर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, तो 7-7 8-8 पीढ़ियों तक रिजर्वेशन लेने के बाद में हम उस एक पर्टिकुलर परिवार को ही तो हम लोग संरक्षित करके चल रहे हैं, हमें उसी बिरादरी के दूसरे लोगों तक रिजर्वेशन पहुंचने नहीं दे रहे। तो शोषण वो व्यक्ति नहीं कर रहा जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, ये शोषण नहीं कर रहे, शोषण वो उस जाति का वही व्यक्ति कर रहा है जो बार बार रिजर्वेशन ले रहा है, वो रिजर्वेशन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। जबकि संविधान में तो ये कहा गया है कि ये रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए होना चाहिए, देखिए, उसके बाद उसको जो है किसी दूसरे लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को अति पिछड़ा बताते हैं। आप ध्यान से चेक कीजिए, शायद 92 या 94 तक वो स्वर्ण जाति में आते थे, अपर कास्ट में आते थे। तो क्योंकि उनकी जाति को उठा करके ओबीसी में डाल दिया तो अति पिछड़ा हो गए। कल को ब्राह्मण को उठा करके ओबीसी में डाल दिया तो ब्राह्मण भी ओबीसी पिछड़ा हो जाएगा, ब्राह्मण का भी शोषण हो गया। फिर इसका मतलब ये तो राजनीतिक स्टंट है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये राजनीतिक स्टंट है। अपनी भावनाओं को संभाल के रखना पड़ेगा और हमें एक दूसरे के साथ में सौहार्द बना के चलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो। हमें वो मुद्दे, अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे खान पान मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, तो हमें क्या आवश्यकता है रिजर्वेशन की? हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनेता, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के जो पीडीए की बात करने वाले हो, पीडीए वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबका एक ही मुद्दा है, राजनीति में उलझा करके मन भटकाओ इनका और इनसे कुछ वोट बटोर लो और अपना घर चलाओ। अपनी 5 बीघे की जमीन को 5000 बीघे तक लेकर के जाओ। इनका ऑब्जेक्टिव केवल यही है। कोई एक नेता का नाम बता दो जो समाज सेवा के नाम पे आया हो और समाज सेवा करते करते वो अरबपति ना बनाओ। एक नेता का नाम कोई बता के दिखा दो, और जो नेता थे ऐसे वो चले गए। अच्छा, जैसे आप तो समाज में सेवा कार्य के लिए उतरते हैं, तो जैसे ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करती हैं। तो आपको समाज में इस तरह की सेवा कार्य करते हुए किस तरह की जो है विघ्न आते हैं, किस तरह की बाधाएं आपको झेलनी पड़ती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये चीजें जो है हमारे सब समाज सेवा के कार्यों में विघ्न डाल रही हैं? देखिए, बहुत ज्यादा विघ्न मुझे तो लगता नहीं कि आते हैं, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं मदद करने के लिए। कल भी एक ऐसी घटना हुई, हमें 4 बच्चे ऐसे मिले एक परिवार के, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ऐसी कम्युनिटी से थे जिनका ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी उनका शोषण किया है लंबे समय से, हजारों साल से उनको पानी नहीं पीने दिया। उनके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई, कोई उनके साथ में नहीं था। हमने उनकी पूरी व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की। आज स्कूल में जब तक वो ग्रेजुएशन करेंगे और नौकरी पाएंगे तब तक की शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने उनके करके दी। तो जब हम ये ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ये लोग खुद मार्केटिंग करेंगे, खुद लोगों को जाके बताएंगे, नहीं भाई जो राजनेता बता रहा है, जो नेता बता रहा है ना फलाने वाला, ये नेता झूठ बोल रहा है। या नहीं बोलेंगे वो बच्चे? हमें एक बच्ची मिली जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल में अपना नाम कर सकती है, उस बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये नेता कहाँ है? ढूंढ क्यों नहीं रहे इस बच्ची को? वो हमें कैसे मिल गई, इनको क्यों नहीं मिल रही? सही। अभी गाजियाबाद के क्षेत्र में मैंने देखा एक सड़क टूटी हुई थी, सड़क की वजह से कहीं दुर्घटना हुई, कहीं लोग मर गए। वो उस क्षेत्र के अंदर वो कोई नेता और जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा ही नहीं, उस जगह पे कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा ही नहीं। तो क्या सेवा कर रहे जनप्रतिनिधि है? ध्यान से देखो आप, मैं सभी जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, आप ध्यान से देखो और याद करो कि जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने के लिए कब आया था लास्ट टाइम। आपको याद आएगा कि आपके पास जनप्रतिनिधि कभी वोट मांगने के लिए आया ही नहीं पिछले 8-10 साल के अंदर। इसका मतलब उनको ये लगने लगा कि पहुंचने के जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही आएंगे वोट डालने के लिए। तो आपको अपने आत्मसम्मान को बचा के रखना है। जो नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए उसको वोट दो, जो नहीं आ रहा, जो आपके मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, उसे वोट नहीं देना। ये सोच करके, ये माइंडसेट के साथ में अगर जनता काम करेगी तो जनता की मुद्दों पे बात होगी, नहीं तो नेता अपने और अपने बच्चों की बात करेंगे। अभी देख लो ना, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कितने कितने प्रदेशों में जाओ आप देखो नेताओं के बच्चे क्या जीवन जी रहे और आपके बच्चे क्या जीवन जी रहे। नेताओं के बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। एक सातवीं पास व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। आप अपने 7वीं पास बच्चे से क्या सोचोगे? आपका बच्चा 7वीं पास करके क्या एक IAS IPS बन सकता है? छोटा चपरासी भी बन सकता है कि किसी सरकारी विभाग के अंदर? नहीं बन सकता, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन सकता है प्रदेश का। तो ये बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जैसे टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स देते हैं और उसी के बिहार पर जो है ये सरकार कुछ योजनाएं पिछड़े वर्ग के लिए जो है लागू करती है। लेकिन कुछ सालों से हमें ये देखने में मिल रहा है कि जो टैक्स पेयर है, सरकार का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं है और केवल उनकी तरफ ध्यान ज्यादा है जो अपना आरक्षण भी ले रहे हैं और योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, हर तरह का हेल्थ का, हर तरह की उन्हें सुविधाएं मिल रही है। तो क्या आप नहीं मानते कि भाई ये भेदभाव किया जा रहा है समाज के साथ? देखिए, ये कुछ ऐसे मुद्दों में से है, टैक्स पेयर की आपने बात की है, जिस पर एक जन आंदोलन के रूप में मैं काम कर रहा हूं। देश की वास्तविक माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक अगर कोई है तो वो टैक्स पेयर है। वो टैक्स पेयर जिसके पैसों से बड़े बड़े काफिले लेकर के नेता चलते हैं, ये वही टैक्स पेयर है जो देश का अल्पसंख्यक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उसका शोषण कहां नहीं हो रहा? बताओ, टैक्स पेयर का शोषण कहां नहीं हो रहा?
30% टैक्स देगा, कुछ भी टैक्स दे, मैं छोड़ दो, हम 30% को छोड़ते हैं, 10% भी टैक्स अगर वो व्यक्ति दे रहा है तो उसका उसको कुछ सुविधाओं का अधिकार नहीं बनता उसका, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ करके, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ करके, अपना गल्ला छोड़ करके धरना नहीं दे सकता, सड़क जाम नहीं कर सकता, रेल में आग नहीं लगा सकता, बस के शीशे नहीं तोड़ सकता, किसी सरकारी कार्यालय में आग नहीं लगा सकता। इसलिए हम लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि पता है टैक्स तो उसको देना पड़ेगा, गले में पट्टा बांध के टैक्स ले लेंगे इससे हम, नहीं तो जेल में ठूस देंगे उसको हम, इसके पूरे परिवार को, इसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क कर देंगे। ठीक है, वोट डालने आएगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहां पर है, वो बेंगलोर में बैठा है बेचारा, रहने वाला कहां का है, वो गुड़गांव का है, तो क्या सोचेगा भाई चलो भाई वोट डालने के लिए क्या जाऊं मैं, 10-20 हजार रुपए की फ्लाइट लगा करके क्यों जाऊं। तो जब तक टैक्स पेयर के बारे में देश जनता हमारी, जब तक टैक्स पेयर के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, ठीक है, तब तक हमारा आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। और टैक्स पेयर के लिए हमारी मांग ये है, मेरा मानना ये है कि ये मांग पूरी सभी टैक्स पेयर को नहीं, उन लोगों को भी जो टैक्स नहीं देते, क्यों, क्योंकि कमाओ पूत है आपका, टैक्स पेयर कमाओ पूत है आपका। अगर आप टैक्स पेयर की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, उसको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसकी सुविधाओं के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो आप उसके साथ अन्याय तो कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अगर टैक्स पेयर को सम्मान मिलता, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती, टैक्स पेयर को एक अलग ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, जिससे कि सभी सरकारी विभागों में जब भी वो जाए, उस कार्ड के आधार पे उसको विशेष सम्मान मिले, या उसको लाइन में ना खड़ा ना पड़े, या उसके लिए अलग लाइन हो, उसको एक अलग से स्टिकर मिलना चाहिए, जैसे विधायकों को मिलता है, जैसे एमएलए को मिलता है, जैसे पार्षद अपनी गाड़ी के पीछे अपना पार्सल लगा के घूमते हैं। ये टैक्स पेयर है, ताकि उस टैक्स पेयर को गर्व महसूस हो। अगर टैक्स पेयर के बच्चे, अगर टैक्स पेयर की नौकरी चली जाए, उस स्थिति में क्या है, टैक्स जब तक दे रहा है तब तक ठीक है, मान लो कि टैक्स पेयर की नौकरी चली जाए, तो उसके बाद उस स्थिति में क्या है, सरकार कहां जिम्मेदार है, उसके लिए क्या करने वाली है। उस स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि किसी टैक्स पेयर की नौकरी चले जाए, तो उस टैक्स पेयर को एक प्रति माह सम्मान राशि उसको मिलनी चाहिए, जब तक उसकी दूसरी नौकरी की व्यवस्था ना हो जाए। उसके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, इस तरीके के मुद्दे होने चाहिए। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति ये सोचे कि इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, चलो मैं भी टैक्स देता हूं। जब आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो आप टैक्स देने से पीछे क्यों हटेंगे। आज 3-4% के आसपास पूरी जो अडल्ट जनरेशन है उसके लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर ये हम लोग मान सम्मान टैक्स पेयर को देने लग गए, तो ये संख्या डेफिनेटली मैं मानता हूं कि 50% या ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स पेयर का वोट नहीं है, टैक्स पेयर की वोट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि शहरों से दूसरी जगह जाकर के रह रहा है। हमारी एक और मांग है कि टैक्स पेयर के लिए वोट डालने का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शहर में हो। अब इसके लिए वो आधार से लिंक करके वोट बनाने का सिस्टम बनाए, या क्या सिस्टम बनाएंगे, ये हमारे निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए, ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि जिनके पैसों पे आप ऐश कर रहे हो, अय्यासी काट रहे हो, उनके बारे में कुछ सोचना है आपको। ये उसकी व्यवस्था पोस्टल बैलेट पेपर की भी है, तो ये चीज केवल उनके लिए जो सरकारी कर्मचारी है या फिर आर्मी में काम करते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं या टैक्स पेयर है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है व्यवस्था भाई? आपको टैक्स पेयर लेते समय याद रहता है कि हमें टैक्स लेना है, और जब उनको सुविधाएं देनी तो सुविधाओं के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है उनके लिए। अश्विनी जी, आप जैसे समाज से भी जुड़े हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे कि कुछ राजनेता या उनकी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, उनके जो प्रवक्ता वगैरह, जैसे राजकुमार भाटी जी ने भी ब्राह्मण समुदाय के लिए कुछ अपशब्द कहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसी घटनाएं ये प्रवृत्ति बन गई नेताओं की, जिन्होंने धरातल पे कभी काम नहीं किया, समाज के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। अब उन्हें अपनी लोकप्रियता चाहिए, और सस्ती लोकप्रियता का तरीका है कुछ ऐसा विवादास्पद बोल दो कि उनको लोग चेहरा देखने लग जाए, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांग लें। ठीक है, राजकुमार भाटी जी को मैं प्रायोजित मानता हूं पूरी तरीके से। क्यों प्रायोजित मानता हूं? क्योंकि ध्यान से देखो आप, वो पहली बार ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में पहली बार उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली। वो पहले भी ऐसा ही बोलते आए हैं, सालों से वो सनातन धर्म के बारे में और ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा ही बोलता है, पहली बार उन्होंने नहीं बोला। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई ऐसे नेताओं के ऊपर, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, उन पर आप ध्यान मत दो, ना इनको इज्जत दो। ठीक है, अगर वो मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं ब्राह्मण नहीं होता तो भी मैं यही बात बोल रहा होता। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इनके अगेंस्ट आपने एफआईआर कर दी, एक्शन दिलवाओ, इतने तक इनको इसी लेवल तक रखो। जब ये वोट मांगने आए तो उनको भीगा हुआ जूता दिखाओ इनको, कि भाई या तो चला जाए यहाँ से, नहीं तो जूता खाना पड़ेगा तुम्हें। तो जब तक जनता, इनकी खुद की बिरादरी के लोग जब तक ये बात नहीं बोलेंगे, तब तक वास्तव में इसमें कोई बदलाव आने की संभावना भी नहीं है। दूसरी बात, यूजीसी एक्ट
नीट, ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, ऐसे समय पे इस तरीके का मुद्दा उठा देना, तो इन मुद्दों को दबाने का प्रयास है। यूजीसी एक्ट को और नीट को, इस तरह के जो वास्तविक मुद्दे हैं इनको दबाने का प्रयास है, और मैं किसी भी नजर से इसको नहीं देखता। ये जो आम लोग हैं ना, ये उनको खुद ये विचार करना पड़ेगा कि भले कोई व्यक्ति हमारी कम्युनिटी का हो, लेकिन अगर वो राज के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है या समाज को तोड़ने का कार्य करता है तो उसको सपोर्ट ना करें। ये एक जिम्मेदारी आम लोगों को भी लेनी पड़ेगी। मैं बड़े जोर के साथ में सभी लोगों से कहूंगा, जब भी कोई नेता आपके पास में आए, जाति की बात करें, उसका बाइकआउट करें, उससे पूछे शिक्षा के लिए क्या कर रहे हो, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हो, रोजगार के लिए क्या कर रहे हो, हम खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हो। आज की डेट में कोई व्यक्ति बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, माला पहनाने के लिए, मेडल पहनाने के लिए सारे नेता पहुंच जाते तुरंत उसके पास में। जब वो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा था उस समय आप कहां थे? टैक्स पेयर का पूरा शोषण करके रखा है इन्होंने, टैक्स पेयर के लिए आप क्या कर रहे हो? इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखो, जब आपको कोई व्यक्ति भड़का रहा है जाति के नाम पर, तो आप याद रखो कि आपका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता, या उसको कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, या उसको रोजगार की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है। अगर आप इन भड़कावे में आते रहोगे और अपनी वोट किस जाति आधार पर डालते रहोगे, तो आपके बच्चों की फीस जो आज आपने दी है ना, बड़ी मुश्किल से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपके बच्चों को भी उतनी ही मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल हमारा ये था कि जो पेंशन जो बंद कर दी गई, उसके लिए, उस पर आपके क्या विचार? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगा, अगर ये पेंशन नेताजी की होती तो ये बंद ना होती, डबल हो जाती। और हुआ भी यही है, होता भी यही है। जब नेताओं को, जब विधायकों को, सांसदों को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं, तो 1 मिनट में चुटकी बजाते ही भत्ते बढ़ जाते हैं इनके, सैलरी बढ़ जाती है इनकी। और जब कर्मचारियों की पेंशन की बात आती है, तो कर्मचारियों की पेंशन पे ये कहने लगते हैं कि इसे तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अरे आर्थिक बोझ तुम्हारी पेंशन से भी तो बढ़ रहा होगा, तुमने काम क्या करा, तुम समाज सेवा के लिए आए थे। जब समाज सेवा के लिए तुम आए हो तो तुम्हें तो पैसे लेने ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो जमीर को गवाही नहीं देनी चाहिए पैसे लेने की। और तुम पैसे छोड़ो, घूस भी खा रहे हो, भ्रष्टाचार भी फैला रहे हो। कर्मचारी की पेंशन पर इनका ध्यान है। आप आज की डेट में देखो, मैं बात करता हूँ शिक्षकों की, बात करेंगे हम लोग, उनकी पेंशन तो आपने बंद कर दी, चलो अच्छी बात है। वो शिक्षा कहाँ दे रहे हैं सरकारी स्कूल में? वो या तो चुनाव की जनगणना में लगे हुए हैं, या वोट बनाने में लगे हैं। बच्चों को कब पढ़ाएंगे वो? आप खाता उठा के देख लो पिछले साल का, कौन से कितने टीचर की अटेंडेंस स्कूल के अंदर लगी हुई है और कितने टीचर की अटेंडेंस बाहर लगी हुई है। बेचारे मेंटल प्रेशर में गुजर रहे हैं, बिना वजह जबरदस्ती शोषण कर रहा है कि तुम्हें नौकरी बचानी है तो जनगणना करो, SIR करो, वोट बनाओ, बच्चों को मत पढ़ाओ। और मतदान केंद्रों पे भी ड्यूटी लगेगी, और उसके अलावा जो है मतगणना केंद्रों पे भी ड्यूटी लगेगी। बिल्कुल, ये नेताओं की जिम्मेदारी क्या है? नेताओं की जिम्मेदारी से मलाई चाटने की रह गई है। बल्कि एक चीज और है, अगर कोई विधायक या कोई सांसद निर्वाचित होता है तो 6 महीने के बाद उसकी पेंशन लागू हो जाती है। बिल्कुल, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और शर्म भी नहीं आ रही नेताओं को। इसलिए मैं बार बार जोर डाल के बोलता हूं कि युवाओं को जागना होगा, राजनीति में आना होगा, अपने अपने क्षेत्र से तैयारी करो, निर्दलीय तैयारी करो अपने क्षेत्र से। हो सकता है कि आपको वोट नहीं मिलेगी, 1000 वोट मिलेगी, 10,000 वोट मिलेगी, लेकिन आप एक बड़ा मैसेज दे दोगे। जब एक एक क्षेत्र से 10-10 व्यक्ति खड़े होंगे ना निर्दलीय, तो इनको मैसेज तो मिलेगा कि तुम्हारे विकल्प तैयार हो रहे हैं। और ये नेपाल वाली भूमिका ना बन जाए देश के अंदर, इसलिए नेताओं को भी जागने की जरूरत है। मलाई चाटना थोड़ा कम करो, चाटो लेकिन थोड़ा कम। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। अच्छा, जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज में सेवा कार्य करते थे, तो आपके अंदर एकदम ये विचार कैसे आया कि कौन आपके प्रेरणा स्रोत बना के आप राजनीति में भी कुछ कार्य करें? दुखी मन के साथ में राजनीति में मैं आया हूँ, दुखी मन के साथ में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, अंत्योदय की बात करते थे। कहाँ हो रहा है अंत्योदय? जिसका उदय होता है बस उसी का उदय होता चला जाता है, जिसका उदय होता है उसी का उदय होता चला जाता है। बाकी तो सब कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में नेता का मतलब समझते हैं? पहले नेता का मतलब होता था जो स्कॉर्पियो में आ रहा है। आज के फिर कुछ दिनों बाद क्या हो गया, पार्षद स्तर के व्यक्ति भी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। उसके बाद में फॉर्च्यूनर भी छोटी गाड़ी हो गई, अब डिफेंडर या पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। मुझसे कई लोगों ने बोला कि भैया आपकी छवि थोड़ी सी मजबूत सी लगती है, आपको तो एक बड़ी गाड़ी से चलना चाहिए, आपको अपने साथ में शैडो लेकर चलना चाहिए, आपके पास में ड्राइवर होना चाहिए। मैंने क्यों भाई, उसके लिए क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? हराम की कमाई तो नहीं है मेरी, जिनकी हराम की है वो कर सकते हैं इस काम को, मैं तो नहीं अफोर्ड करता इस चीज को। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो जिन पैसों से मैं अभी जो बच्चों को अडॉप्ट किया है मैंने एजुकेशन के लिए, मैं उनकी शिक्षा का ध्यान करूंगा कि मैं अपनी गाड़ी को मेंटेन करूंगा। उन्हीं पैसों से, जिन पैसों से मैं बच्चों की शिक्षा करवा रहा हूं, उन्हीं पैसों से मैं अपने प्रोटोकॉल भी मेंटेन कर सकता हूं।
लेकिन मैं क्यों करूं? कम से कम बच्चे जब बड़े होंगे वो ये तो कहेंगे कि ये सोनी शर्मा अंकल है, इन्होंने हमें पढ़ाया था, आज इनकी वजह से हम फलानी पोजीशन पे पहुंचे हैं, हमने देश के लिए ये किया है। कम से कम उनको देश में बदलाव तो लेकर के आएंगे। तो मेरा मानना तो ये, बड़े दुखी मन के साथ मैंने राजनीति में मैंने आने का विचार किया है। अच्छा, आपके जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पूर्वज हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो इनमें से आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं हेडगेवार जी को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं गुरु जी को अपना आदर्श मानता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं आदर्श मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, और जननायक हमारे जेपी नारायण जी को मैं मैं अनुसरण करता हूँ। मैं अपना जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, हेडगेवार जी को फॉलो करता हूँ, मैं गोवलकर जी को फॉलो करता हूँ, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को फॉलो करता हूँ, उनका मैं अनुसरण करता हूँ, उनका एक अनुयायी हूँ मैं। तो उन्होंने जो सपने दिखाए दुनिया को, राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपने दिखाए देश की जनता को, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सपने दिखाए हमारे देश को, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो सपने दिखाए देश को, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है वास्तव में, जो जमीन से उठ करके आए थे। चौधरी चरण सिंह जी की मैं बात करूं, जो जमीन से उठ करके जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। इन लोगों, जेपी नारायण जी की बात करो, जिन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। ऐसे लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूं, और मैं मानता हूं कि हमारे नेताओं में अगर ऐसे नेता पैदा हो जाते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं अपना नेता मानता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं अपना नेता मानता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी वो हैं, अभी वर्तमान की घटना की हम बात करते हैं, हमारे देश में जब अन्न की कमी पड़ गई तो उस समय उन्होंने कहा कि हम उपवास रखेंगे सोमवार का, लेकिन उपवास रखने से पहले उन्होंने खुद उपवास शुरू किया, तब देश की जनता से ये कहा कि भाई आप उपवास रखो। लेकिन आज के नेता क्या है, 400-500 गाड़ी का काफिला लेकर के पहुंचते हैं सभा में और बोलते हैं कि भाइयों तेल कम चलाओ, सोना मत खरीदो, और उन्हीं के नेता अभी भोपाल में हमने देखा, घटना सुनने को आई, मैं कहीं देख रहा था कि भाई कई सौ गाड़ियों का काफिला लेकर के अपनी घोषणा करवाने के लिए जा रहे हैं। अरे भैया, जनता का खून चूसोगे? हमारा अगला प्रश्न है अश्विनी जी कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगे थे कि भाई आपने कुछ लोगों को अवॉइड कर दिया और आपने इसे एक बीजेपी का एक इवेंट्स बना दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, अच्छे कामों का प्रचार होना चाहिए, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति ने बात नोटिस किया कि इतने बड़े मंदिर का, इतने भव्य मंदिर को बनाया, बड़ी शुभकामनाएं उसके लिए, बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय पे संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं घर घर जाकर के जो अक्षत आए थे, अक्षत वितरण का भी मैं सहभागी रहा, वो भी सेवा मैंने दी। क्या शंकराचार्यों को, जो वास्तव में जो मैं असली शंकराचार्यों की बात कर रहा हूँ, शंकराचार्यों को क्या उस कार्यक्रम में सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ में नहीं बुलाया जाना चाहिए था? क्या साध्वी ऋतंबरा, परवीन तोगड़िया जी, विनय कटियार जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने मंदिर के आंदोलन के सिपाही रहे हैं, जिन्होंने मंदिर का आंदोलन उठाया। केवल इसलिए, मुझे ऐसा लगता है केवल इसलिए ऐसा हुआ कि कहीं फुटेज कम ना पड़ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति फुटेज के अंदर ना आ जाए, इसलिए उन लोगों को दरकिनार करके इन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मुझे तो इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हो सकता है मेरे कुछ साथियों को ये बात बुरी लगे कि मैं इतना निष्पक्ष तरीके से कैसे बोल दे रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने साथियों से, मैं आलोचक नहीं हूं, मैं समालोचक हूं। तो इसको समालोचक की दृष्टि से मुझे देखते हुए मेरी बातों को विचार करें कि कहीं कि मैंने कहीं गलत बात बोली है। समालोचकों का होना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपनी गलती सुधार सकें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज राजनीति का जो स्तर है और जिस तरह से पैसे की भरमार वहां पर हो रही है, तो इसमें जो आज का जो युवा है राजनीति वो ज्वाइन करे तो कैसे करे? देखिए, राजनीति बलिदान मांगती है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज राजनीति में आ रहा हूं और आज मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन लड़के अगर मैं नहीं जीता तो मेरा मन टूट जाएगा, तो आप राजनीति में मत आइए। राजनीति में बदलाव के लिए आइए। क्या जरूरत है राजनीति में पैसे की? आपको सिर्फ अपनी जमानत ही तो भरनी है। जमानत 10-20 हजार जो भी जमानत लगते हैं वही तो भरनी है ना, वो भरिए। जाइए लोगों के बीच में, मत लगाइए बैनर, मत लगाइए पोस्टर, एक एक घर पे जाकर के मिलिए। बनाइए 3 साल की योजना कि भाई मैं एक एक घर पे जाऊंगा और मैं अपने ये विचार जो मेरे में एक एक व्यक्ति को बताऊंगा। नहीं लगाऊंगा मैं बैनर पोस्टर। एक तरीके से जमीन से जुड़ो, एक एक व्यक्ति से मिलो, उसे बताओ असली मुद्दे, जमीन के असली मुद्दे क्या है।
उसे बताओ कि तुम्हारा शोषण किया जा रहा है शिक्षा के नाम पे, कालाबाजारी के नाम पे। हर व्यक्ति जानता है 8-9 हजार से नीचे की किताबें नहीं आती छोटे से बच्चे की स्कूल की। उनको रद्दी में तुलवाने के लिए जाओगे तो शायद वो 50 रुपए की या 20 रुपए की भी नहीं पड़ेंगी आपको किलो के भाव में। तो वो व्यक्ति कालाबाजारी देख रहा है अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाति के नाम की। नेता का मतलब क्या हुआ? एक बड़ी सी गाड़ी में उतरेगा, उस गाड़ी के पीछे और उस गाड़ी के आगे 10-20 गाड़ियां होनी चाहिए, तब वो नेता कहलाएगा। नहीं, आपको जनता को भी समझना पड़ेगा कि आपके बीच में जो व्यक्ति आ रहा है, आपके मुद्दों पे जो बात कर रहा है, वो आपका नेता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप नेता चुनो। और जो व्यक्ति राजनीति में आने जा रहे हैं वो ये सोच के राजनीति में ना आए कि हम हार गए तो क्या होगा। अगर आप हार गए तो हार जनता की होगी, आपकी नहीं होगी। ये सोच के लड़ो कि आप समाज के लिए लड़ रहे हो। इस बार हारोगे, अगली बार फिर लड़ो, लेकिन लड़ो आत्मसम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, ताकि जो लोग आपको वोट डालेंगे, चाहे वो कितने भी लोग वोट डालें, वो अगली बार भी आपके लिए वोट डालें और ये सोच के डालें, उनको गर्व महसूस हो कि हमने एक सिपाही के लिए वोट डाला है, हमने एक जन आंदोलन को समर्थन दिया है, हमने एक भ्रष्ट राजनेता को वोट नहीं डाला। आपको गर्व महसूस होगा। नोटा दबाने की बजाय ऐसे व्यक्ति को वोट डालो। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा, एक जागरूक नागरिक बने, भक्त बने, अंधभक्त ना बने। और जो जाति में आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति में ना बटे, वास्तविक मुद्दों की बात करें। जय हिंद, जय भारत। ये थे अश्विनी शर्मा जी, जो अखंड भारत मिशन के संस्थापक हैं और युवा राजनेता भी हैं। तो इन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से जो है काफ़ी विषयों पर अपना विचार रखे, जिसमें शिक्षा भी थी और जो है विकास वगैरह की, हेल्थ वगैरह की, और जो समाज को तोड़ने की जो राजनीतिक पार्टियां प्रयास कर रही हैं और इस तरह का माहौल बना रही है कि समाज पूरी तरह से विघटित हो जाए, तो उसके लिए जो है जनता को सचेत करने के लिए अश्विनी शर्मा जी ने अपने पूरे विचार रखे हैं और अपना संदेश भी दिया है। और इसी के साथ जो है हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ ही जो हमारे न्यूज़ चैनल, आनंद धारा न्यूज़ चैनल पे जो पहली बार आए हैं, तो उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।